एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए एनसीईआरटी को बेस मानते हुए पेपर 2 में जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है डे 1 से। हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की अभी इसलिए नहीं स्टार्ट करी क्योंकि उसके लिए अलग से 4-5 दिन के बाद आपको इकट्ठी नोट्स मिलेंगे या नोट्स से थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे स्टेटमेंट और ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हिस्ट्री स्टार्ट किया, और ज्योग्राफी में से पूछे जाते हैं, बाद में आपका सिविक्स में से आते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी को बेस मानते हुए पढ़ना जरूरी है और हर एक टॉपिक को पढ़ना है विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सो दैट लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे जो चैप्टर है वो अध्याय 5 है, हिस्ट्री का है, इतिहास का है, जिसमें राज्य गणराज्य और राजा किस तरीके से अपना शासक करते थे उसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कह रहे हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए, शासक जो होते हैं वो पहले क्या होता था, पहले चुनाव होता था तो शासक अपना मतदान देते थे। उस तरीके से 50 वर्षों में, मतलब आज से लगभग 50 वर्ष से हम शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं। हम एक राजा चुनते हैं या शासक चुनते हैं और उसके उसी के बिहाफ पर हम आगे अपना कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं 3000 साल पहले क्या होता था कि बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो यज्ञ करके ही अपने राज्य को प्रतिष्ठित बनाए रखने की योजना बनाते थे। आगे क्या कह रहे हैं कि एक अश्वमेघ, अश्व मतलब घोड़े, मेघ जैसा एक यज्ञ हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स। और इस यज्ञ में क्या करते थे लोग, किस तरीके से हमें कार्य करते थे, देखिए इसको समझते हैं। अश्व यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी भी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेघ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह है कि अश्वमेघ करने वाला राजा शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा, इसका मतलब है कि जो शक्तिशाली राजा था इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ में मतलब उन्हें निमंत्रण दिया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार में भी सम्मानित किया जाता। जो भी राजा आते थे उस समय उनको गिफ्ट दिए जाते थे। अश्वमेघ करने वाला राजा शक्तिशाली माना जाता था। आगे कह रहे, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचार्य होता था। उस राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। राजा के अवसर पर, यानी यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का ज्ञान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर राजा की रानियों पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते हैं। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब है वर्ण मतलब अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, इसके लिए इन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम करना था, युद्ध करना था। क्या काम करना था? युद्ध और लोगों की रक्षा। वैश्य जो होते थे, जो नीची कास्ट के करे जाते थे, उनको खेती बाड़ी और मनुष्य और व्यापार आदि। शूद्रों का काम अन्य तीनों की सेवा करना था। तो शूद्र मतलब जो दास बनते थे वो उनकी सेवा करते थे। एक चित्र दे रखा है दूसरी, जिसमें क्या रखा है, आपका जो चित्र है वो पात्र एक पतली सतह की चिकनी मिट्टी से किया गया। इसमें भोजन परोसने के लिए काम आता है। अब जन क्या होता है? जनता का पद। जनता का पद के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जनता के पद में किस तरीके से यज्ञ होते थे, क्या क्या उन्हें कर देने पड़ते थे। महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते हैं। जनपद का था जन में बसने वाली जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतिरंजी खेड़ा बहुत प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़े में रहते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को
पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये इस तरह की फसलें उस समय उगाई जाती थी जनपद में। अब लोग कैसे बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धूसर और लाल रंग में चित्र उस पर पोते जाते थे, लाल रंग। कुछ पुरातत्व विशेष बर्तन भी पाए गए हैं जिन्हें हम चित्र धूसर पात्र कहते हैं, जो हमने ऊपर पिक्चर में देखा था। इसको हम कहते हैं चित्र धूसर पात्र। नाम से स्पष्ट है, बर्तनों में चित्रकारी आमतौर पर जो इसमें चित्रकारी की जाती थी वो सरल रेखाओं की जाती थी। इस तरीके से ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए जाते थे हाथ से, पतली पतली रेखाओं से। तो इस चक्र को कहते हैं, किसमें बनाए जाते थे, वो बनाए जाते थे चित्रित धूसर पात्र पे। अब आता है महाजनपद। महाजनपद का जो विस्तार हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। उस समय अधिक जनपद जो थे वो काफ़ी मजबूत हो गए थे, तो उन्हें महाजनपद की उपाधि दे दी गई थी। तो अधिकतर जनपदों की राजधानी जो थी वो महाजनपदों की राजधानी, कई राजधानियों में किले बंद होते थे, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे जो पत्थरों, लकड़ी और ईंटों से बनाए जाते थे। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। यहाँ पे है जनपद और महाजनपद और नगर के बारे में अलग अलग जगह पे बताया गया है। हस्तिनापुर हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे चिन्ह भी दिया गया, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैन। तो इसमें तक्षशिला, ये सारी राज्य के जनपद और हमारे महाजनपद थे। अब क्या करते थे काम, जो महाजनपद थे वो ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले बना दिए थे, यानी बड़े बड़े रास्ते बनाए जाते थे, बड़े बड़े किले। इस तरीके से कुछ राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल और ऊंची प्रतिभाशाली दीवार खड़ी कर देते थे शक्तिशाली प्रदर्शन करने के लिए। इस तरह के किले के अंदर क्या होता था, अंदर वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखना ही सरल हो गया था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने की योजना व्यापक थी, आवश्यकता थी और व्यापक थी, और लाखों लोगों की लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम किया जाता। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे इस काम को मेहनत करते थे। उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। संसाधन मतलब जो नीड्स है। अब उस समय की कौशाम्बी जिले की दीवार है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास ईंटों की दीवारों का अवशेष मिला है, जिसका भाग निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। इसके बारे में बताया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही पढ़ने जा रहे हैं। अब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित रूप से कर देने लगे। कहाँ से देते हैं, साल भर का जो कर होता था वो कैसे देते थे, वो चीज़ों पे देते थे। राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित रूप से वेतन पूरा साल रखा जाता था। आहत सिक्के के बारे में अब पता चलेगा कि सिक्के आहत के कैसे होते हैं, उसके रूप में हम पढ़ेंगे अध्याय 8 में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम पढ़ते हैं कर किस किस चीज़ों पे लगाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा ने लोगों को समय समय पर उपहार पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूल करने पर निर्भर रहने लगे। किस पे, फसल पे कर लगाते थे, कारीगर के ऊपर जो काम किए थे उन पे कर लगाते थे, पशुपालक थे, जानवर का उत्पाद वगैरह उन पे कर लगाते थे, व्यापारी सामान इधर से उधर कर रहे हैं उन पे कर लगा देते थे, अकेटक मतलब शिकार या भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, उन पर कर लगाते थे। इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता था। कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, कृषि में सबसे पहले क्या करने लगे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो भी कृषि उद्योग के लिए करते थे। फाल यानी हल जो चलाते थे, फाल के अब लोहे के प्रयोग बनने लगे, क्योंकि ज़मीन इतनी कठोर होती थी कि लकड़ी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की तुलना में लोहे से जल्दी आसानी से जोता जाता था। उपजाऊ भूमि हो गई थी। दूसरे लोग धान की रोपण करने, धान में क्यों करते थे, क्योंकि वहाँ पे खेतों में बीज छिड़ा धान उपजाने लगे, बहुत ज़्यादा धान का पौधा कर उनका रोपण किया जाता था। अब पहले की तुलना में ज़्यादातर जीव जीवित रहते थे और पैदावार भी ज़्यादा होती थी धान में, इसलिए धान का प्रयोग करने लगा। आगे कह रहे हैं, अब इसमें सूक्ष्म निरीक्षण किया मगध का। मगध के बारे में बताया कि 200 साल पहले मगध सबसे बड़ा जनपद था। मगध क्या था, जनपद था, और उसमें 2 नदियाँ थी, गंगा नदी और सोन नदी उसके वहाँ से होकर बहती थी। वहाँ पे यातायात बहुत अच्छा था, जल वितरण बहुत अच्छा था, ज़मीन उपजाऊ भूमि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जो मगध देश था उसके आसपास का जंगल क्या था, भरा भूरा था। वहाँ पे हाथियों को पकड़कर उन्हें शिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, सेना के काम में लाया जाता। इतना ही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा क्या करते थे, लोह अश्व की खदानें थी, औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। तो यानी सारी चीज़ें मगध जनपद में थी। मगध जनपद इतना मजबूत था, यहाँ पे 2 शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, राज्य शासक होते थे। एक तो था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु, जिसको हम कहते हैं अजातशत्रु।
अन्य जनपदों को जीतने के लिए उन्होंने हर संभव अपनाया। महापद्मनंद एक और शासक था जो बहुत मजबूत था, शक्तिशाली। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया के से लेकर उत्तर पश्चिम तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह था जो आधुनिक राजगीर के नाम से प्रसिद्ध था। सालों बाद मगध की राजधानी बनी। उसके बाद पाटलिपुत्री बनी जो आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर था, विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था, उसने पूरी तरह सफल नहीं हुआ। मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतना चाहा, लेकिन उपमहाद्वीप में व्यास नदी तक ही पहुंच पाया। जब तक मगध की ओर पहुंच करता तो वहाँ पे उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, साथ देना उसका लाजमी नहीं समझा और उन्होंने मना कर दिया। और वो भयभीत होकर भारत के शासकों के पैदल से ही रथ और यात्रा की से बड़ी बड़ी सेनाओं से ही सैनिक आते थे। यहाँ पे भारत के शासक पैदल और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे क्या कह रहे हैं, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये हो गया। महाभ्रगन पर क्या बताया, वंजी क्या है, वंजी भी एक शक्तिशाली मगध से ही राज्य है जो बहुत ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी विशाली यानी बिहार थी। यहाँ के अलग किस्म के थे। यहाँ पे गण यानी संघ मतलब एक सभा होती थी, उसको गण या संघ कहा जाता था। गण में कई तरह के शासक होते थे, जो भी हमें वो राजा कहलाते थे। जो भी अनुष्ठान होता था या कोई सभा में बहस करनी है, किसी टॉपिक पर हमें वाद विवाद करना है, तो उसमें संघ बनाते थे, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाते थे और उस ग्रुप में सलाह मशुरा करके चीज़ों को सॉल्व किया जाता था। चर्चाएं होती थी बड़ी बड़ी, शत्रुओं के आक्रमण कैसे करना है। दास दासियाँ और कमकार आदि सभी इसमें, जो नीची जाति के लोग थे मतलब स्त्रियाँ, दास और कमकार लोग इसमें शामिल नहीं होते थे, इस सभा में शामिल नहीं किया जाता था। अजातशत्रु और वज्जी संघ था। वज्जी संघ किसका था, अजातशत्रु का था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्हें मंत्री व्यस्कार के बुद्ध के सलाह पर भेजा था। बुद्ध ने उसने कहा था कि क्या वज्जी नियमित रूप से होती है, उन्होंने इसके बारे में नियम दिए थे। तो उन्होंने कहा था पूर्ण रूप से, आगे पहला बोल रहे हैं, वे पूर्ण और नियमित संभालते रहेंगे, आपस में मिलकर जुल करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, बड़ों सम्मान और समर्थन उनकी बातों पर ध्यान रहेंगे, वंजी महिलाओं में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे शहरों। और ये उनके नियम थे जो इनको फॉलो करने थे, क्योंकि जो भी एक संघी या वज्जी सभा में बैठता था। विभिन्न मतलबी जो संतों थे उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आने जाने की किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। ये जो थे वंजी में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून बनाया गया था, उसको नियम को फॉलो करना था। कह रहे कई शक्तिशाली राजा इन सबों को जीतना चाहते थे और 1500 साल पहले तक ये चलता रहा। बाद में इन्होंने गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और राज्य आदि शामिल कर लिया। हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। आज की वीडियो में इतना ही। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, जनपद कौन से थे और महाजनपद कौन से थे। महाजनपद की जो शुरुआत थी कर किसकी चीज़ों में लगाया जाता था उसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ इसमें मेन जो है आपकी ये अनुष्ठान वाला जो था कि अश्वमेध वाला ही, उसको ध्यान में रखना है। वज्जी का ध्यान रखना है, वज्जी का अपने साथ कब हुआ था, और एक यहाँ पे मगध था। इन दोनों के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इन दोनों को ही ध्यान लगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो मिलने के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।